आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। मैंने एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा रखा है। इसके साथ साथ जब आप इन वीडियोस को देखा करो तो इनके नोट्स बना लिया करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये नोट्स ही काम आने वाले हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एनसीईआरटी बुक को पूरा रीड कर सको, तो वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बना लिया करो। सो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। देखो, चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। तो हम देखते हैं पहले कि जो ये कार्यपालिका होती है ये होती क्या है कार्यपालिका। तो देखो, अगर हम कार्यपालिका के डेफिनेशन की बात करें तो कार्यपालिका का मतलब होता है कि सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को लागू करता है। मतलब विधायिका या जो संसद है जो कानून बनाती है, ठीक है, तो और जो भी उसके द्वारा जो भी कानून बनाया गया है तो उस कानून को लागू करने का काम करती है ये कार्यपालिका, तथा नीतियों को व्यवहारिक रूप देता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। मतलब विधायिका जो नियम कानून बनाती है उसको लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और इसके कार्य की बात करें कि काम क्या क्या करती है, इसकी भूमिका क्या है, तो देखो, पहला काम है कानूनों का कार्यान्वयन करना। संसद द्वारा पारित कानूनों को देश में लागू करना, पहला काम इसका ये है। इसके अलावा नीति निर्माण करना, मतलब नीति निर्माण में भी जो कार्यपालिका इसकी अहम भूमिका देखने को मिलती है। सरकार की प्राथमिकता और नीतियों की दिशा तय करती है कार्यपालिका। इसके अलावा प्रशासन संचालन का भी काम करती है। सरकारी विभागों और मंत्रालयों का दैनिक कार्यभार यही संभालती है। तो ये इसी कुछ भूमिका है, ये इसे कुछ प्रमुख कार्य हैं जो हमने इस चीज को देखा। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका की भूमिका क्या है, उस चीज को हमने इसमें देखा। ठीक है, तो देखो वही हमने पढ़ा कि देखो हमने इसमें डेफिनेशन पढ़ लिया कि डेफिनेशन क्या है कि वो अंग होती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को लागू करती है, ठीक है, उसको व्यवहार में लाती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। इसका हमने डेफिनेशन देख लिया और इसके हमने प्रमुख कार्य भी देख लिया कि कानूनों का कार्यान्वयन करना, नीति निर्माण करना और प्रशासन का संचालन करना, इसके प्रमुख काम है कार्यपालिका के। आगे देखते हैं कि देखो कार्यपालिका जो है उसके दो मुख्य स्तर। कहने का मतलब देखो ये टाइप नहीं है, कार्यपालिका का ये टाइप नहीं है, ये कार्यपालिका के दो मुख्य स्तर है। मतलब कार्यपालिका के अंदर, मतलब भारत के अंदर जो कार्यपालिका अपनाई गई है उसके अंदर जो मुख्य चीजें देखने को मिलती है, मतलब उस कार्यपालिका में हमें राजनीतिक कार्यपालिका भी देखने को मिलती है और स्थायी कार्यपालिका भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ ये लिखा हुआ है कि कार्यपालिका के दो मुख्य स्तर, ठीक है, जिसमें हमें राजनीतिक कार्यपालिका भी देखने को मिलती है, स्थायी कार्यपालिका देखने को मिलती है। अब देखो राजनीतिक कार्यपालिका का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सरकार के प्रमुख, राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रमुख आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। ठीक है, आप इस तरीके से समझो कि राजनीतिक कार्यपालिका में वो व्यक्ति आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो चुन के आते हैं। ठीक है, ये आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में, ये जनता द्वारा निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में जो लोग आते हैं वो जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका में आते हैं सिविल सेवक, ठीक है, जैसे आईएएस, आईपीएस या फिर अन्य नौकरशाह। ये स्थायी रूप से नियुक्त होते हैं और नीति का कार्यान्वयन करते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो कि कंपटीशन करके, ठीक है, एग्जाम दे के अपने पद पे बैठे होते हैं, अपने पोस्ट पे आते हैं। तो ये होते हैं स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका का काम ही है जो भी विधायिका नियम कानून बना रही है उसको लागू करना। तो उसमें राजनेता, जितने भी जो राजनेता होते हैं उनका भी योगदान होता है, और जो ये और ज्यादा योगदान तो इन स्थायी कार्यपालिका वालों का ही होता है। ठीक है, जो आईएएस, आईपीएस और बाकी जो इनके अधिकारी वगैरह हो गए। तो इस तरीके से हमने कार्यपालिका के दो मुख्य स्तर देख लिया, जिसमें हमने राजनीतिक कार्यपालिका देखा और स्थायी कार्यपालिका देखा। आगे देखते हैं। देखो अब देखते हैं हम कि जो ये कार्यपालिका है इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो इसमें हम इन तीन प्रकार को इसमें देखने वाले हैं। जैसे पहला है संसदीय व्यवस्था, दूसरा है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और तीसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये जो है तीन मुख्य कार्यपालिका के प्रकार हैं। जो कार्यपालिका होती है तीन मुख्य प्रकार की हो सकती है, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो जो कार्यपालिका उसको हम तीन रूपों में देख सकते हैं। और भारत में बात करें तो भारत में जो ये वाला संसदीय व्यवस्था इसको अपनाया गया है, इस रूप के कार्यपालिका को भारत के अंदर अपनाया गया है, और इसको भी हम देखने वाले हैं कि इसी को हमने क्यों अपनाया। ठीक है, आने वाले जो आने वाले जो स्लाइड है उसमें हम देखने वाले हैं कि हमने आखिर संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया। अब आगे देखते हैं। तो देखो अब हम पढ़ते हैं जो संसदीय व्यवस्था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, शक्ति संतुलन क्या है और उदाहरण कौन कौन से देशों ने जो ये कार्यपालिका इसको अपनाया है। संसदीय व्यवस्था वाली जो कार्यपालिका किन किन देशों ने अपनाया उनको हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो जो देश संसदीय कार्यपालिका को अपनाते हैं उनकी विशेषता क्या है कि वहाँ पे होता क्या है, जो पीएम है या जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है।
इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है या जो राजा होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। भारत के अंदर भी जो राष्ट्रपति है उसके पास नाम मात्र की ही शक्ति है, जो सारी पावर है वो पीएम के पास और उसके मंत्रालय के पास ही है, ठीक है, मतलब उसके मंत्री परिषद के पास है। तो संसद व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है या जो राजा होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है, मतलब जो भी कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति जवाबदेही होती है। तो जो संसदीय व्यवस्था उसकी कुछ ये प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ मतलब विशेष चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर जब हम इस संसदीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन की बात करें तो पीएम और मंत्री परिषद जो है इनके पास वास्तविक शक्तियां इन्हीं के पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास और उनके मंत्री परिषद के पास ही वास्तविक शक्तियां होती हैं। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो भारत है, ब्रिटेन है, जर्मनी और जापान, ये प्रमुख एग्जाम्पल, ये वो देश है जिन्होंने संसदीय व्यवस्था वाली कार्यपालिका को अपना रखा है। दूसरा है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसको देखते हैं। जो देश मतलब जिस देश की जो कार्यपालिका है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित है, उसमें होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है देश का और सरकार का दोनों का प्रमुख होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास सारी पावर है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, मतलब जो राष्ट्रपति को अच्छा लगे वो अपने हिसाब से उसमें कर सकता है, ठीक है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ये चीजें देखने को मिलती हैं। जो राष्ट्रपति होता है अत्यधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र होता है, एक तरह का राजा टाइप ही यहाँ पे भी, क्योंकि जो राजतंत्र उसमें राजा होता है और राजा के नीचे सारी प्रजा होती है और राजा पे कोई विशेष कानून लागू होता नहीं है, सबसे शक्तिशाली राजा होता है, सारी पावर राजा के पास होती है। तो अध्यक्षात्मक भी वही देखने को मिल रहा है कि जो है राष्ट्रपति है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, वो यहाँ तक कि वो विधायिका उसके प्रति जवाबदेही नहीं है, मतलब जनता के प्रति भी वो जवाबदेही नहीं है, जो उसको अच्छा लगे उस हिसाब से वो कर सकता है। तो ये है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसके एग्जाम्पल है अमेरिका और ब्राजील, इसके एग्जाम्पल देखने को मिलती है। तीसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है देश का और जो पीएम होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है पीएम होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, और दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती है अर्ध अध्यक्षात्मक में। और राष्ट्रपति दैनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा जो इसकी एग्जाम्पल है फ्रांस है, रूस और श्रीलंका है। तो इस तरीके से जो हमने कार्यपालिका है उसके तीन प्रमुख जो प्रकार उसको हमने देखा, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और भारत के अंदर जो अपनाई गई वो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, उसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। और हमने इनकी विशेषताएं, ठीक है, शक्ति संतुलन और उदाहरण को हमने देखा, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस देश में कौन सी जो कार्यपालिका है वो देखने को मिलती है, तो इन सब चीजों को याद रखना। आगे देखते हैं। अगला है कि जो भारत है, भारत में संसदीय कार्यपालिका जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है, कि मतलब भारत के अंदर संसदीय कार्यपालिका को ही क्यों अपनाया गया है, बाकी उन दोनों को क्यों नहीं अपनाया। तो देखो, जो हमारे संविधान निर्माण करने वाले थे उन्होंने क्या है कि 1919 से लेकर 1935 के बीच के जो अधिनियम है उनके अनुभव के आधार पर भारत के लिए संसदीय व्यवस्था को ही चुना, ठीक है। क्योंकि उस समय इस टाइम पीरियड पे 1919 1935 इस टाइम पीरियड पे भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम था, और लेकिन इस टाइम पीरियड पे कई सारे संवैधानिक मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है वो भारत में लागू भी हो रहे थे। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट से भारत में शासन व्यवस्था किया जा रहा था। तो उस टाइम पीरियड पे जो भी मतलब कि जो भी संवैधानिक प्रावधान वगैरह भारत पे लागू होते थे उनका अनुभव था हमारे संविधान निर्माताओं के पास। तो उस आधार पे हमने क्या है संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ठीक है। देखो ये नीचे देखने को मिलता है कि जो संसदीय व्यवस्था इसके चुनने के कारण क्या है, हमने आखिर संसदीय व्यवस्था को ही क्यों चुना। तो सबसे पहला है उत्तरदायित्व की आवश्यकता। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि जो लोग हैं देश इस प्रकार से चलना चाहिए कि जनता अगर किसी को चुन रही है तो जो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने मन से काम करें, ठीक है। तो ये रीजन रहता है कि हमें उत्तरदायित्व की सरकार चाहिए थी, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को चुना, ठीक है। देखो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास तानाशाह बनने का खतरा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास सारी पावर है और वो विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होगा, अपने मन से जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है। तो अध्यक्षात्मक जो है वो राजतंत्र की तरफ जा सकता था, ठीक है, ये तानाशाह हो सकता था। जबकि संसद व्यवस्था जो है कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेही बनाती है, मतलब संसद के प्रति जवाबदेही होगी कार्यपालिका अगर कोई नियम कानून ला रही है तो वो संसद में पेश करेगी, संसद में बताएगी कि वो क्या है, किस तरीके के हैं। अगर वो मतलब संविधान के दायरे से बाहर रहती है तो उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है हमने संसद व्यवस्था इसलिए अपनाई क्योंकि हमें उत्तरदायित्व या फिर जो जवाबदेही है वो हमें चाहिए थी, इसलिए हमने इसको अपनाया। इसके अलावा अनुभव कि भारत में क्या है 1935 के कानूनों के तहत संसदीय प्रणाली का कुछ अनुभव पहले से मौजूद था।
इसके अलावा विविधता का प्रतिनिधित्व, यह प्रणाली बहुलवादी समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करती है। अब भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, ठीक है, विशेष मतलब संस्कृति, भाषाई, इस आधार पर बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिसमें जो विविधता है इसका प्रतिनिधित्व हो सके, हर व्यक्ति का उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। तो ये संसदीय व्यवस्था में ही पॉसिबल था, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। तो ये 3 मुख्य रीजन थे कि हमने आखिर संसदीय व्यवस्था को ही क्यों चुना। ठीक है, तो उन 3 चीजों को हमने इसमें देखा। इसके अलावा आगे देखते हैं कि भारतीय मॉडल का स्वरूप, मतलब भारत के अंदर जो कार्यपालिका अपनाई गई है, अगर उसका स्वरूप देखें तो किस तरीके के हैं। तो देखो, इसके 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और सामूहिक उत्तरदायित्व। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे ऊपर है वो राष्ट्रपति है। हालांकि ये औपचारिक प्रमुख है, इसके पास प्रमुख शक्तियां नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है, इनके पास वास्तविक जो पावर है वो इनके पास है। अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर राज्यपाल है, इसके पास मतलब जैसे पूरे देश पे जो औपचारिक प्रमुख वो राष्ट्रपति है और जो सारी पावर है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास है। उसी तरीके से राज्य स्तर पर देखिए तो जो औपचारिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है राज्य का, और जो सारी जो शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है उनके पास होती है। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो जो मंत्री परिषद होती है वो संसद मतलब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से भी उत्तरदायित्व होती है। तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज था वो उत्तरदायित्व को लेकर था कि कुछ ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार आए जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी हो, विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, संसद के प्रति उत्तरदायी हो। तो इसलिए हमने इस संसदीय व्यवस्था को अपनाया और इस तरीके से ये हमारा मॉडल है। आगे देखते हैं, अगला है कि जो भारत के राष्ट्रपति उनके बारे में हमें इस बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति उनका चुनाव और कार्यकाल क्या होता है, संवैधानिक शक्तियां कौन कौन सी है उनके पास, और विशेष स्थितियों में मतलब उनके पास क्या शक्तियां हैं, क्या वो कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चुनाव और कार्यकाल। तो देखो, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अगर उनके संवैधानिक पद की बात करें तो जो भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, तो संविधान में इस पद का विशेष रूप से वर्णन है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो जो देश का औपचारिक प्रमुख होता है, मतलब हमारे देश का जो औपचारिक प्रमुख है, ठीक है, वो राष्ट्रपति ही माना जाता है। हालांकि इसके पास पावर नहीं है, ठीक है। इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता इनको चुनती नहीं है, डायरेक्ट जनता इनके इलेक्शन में भाग नहीं लेती है। इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो जो संसद होता है, संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसमें एमपीज आते हैं और राज्य के विधानसभा होती हैं उनके जो सदस्य जिनको हम एमएलए कहते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको एमपी कहते हैं और जो राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहते हैं। तो एमपी और एमएलए के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से भारत के जो राष्ट्रपति है इनका इलेक्शन होता है। हमने पिछली क्लास में इसको डिटेल से देखा था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, ठीक है। अगर आपने ना देखा हो तो पिछले वीडियो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। तो इनका जो इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो जो संसद के निर्वाचित सदस्य जो एमपी हैं और जो एमएलए हैं, मतलब सांसद और विधायक मिलके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ये लोग। इसके अलावा जो राष्ट्रपति कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। और अगर महाभियोग मतलब अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसमें के लिए होता क्या है कि संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया तो जाके अनुच्छेद 61 के तहत उनको हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है और वो जो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। और रीजन क्या होता है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, ये एक रीजन होता है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास पावर क्या क्या होती है, शक्तियां कौन कौन सी होती है इनके पास। तो अगर हम कार्यपालक शक्तियां, पहले इनकी है कार्यपालक शक्तियां, जिसमें क्या है सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है। एक तो ये चीजें देखने को मिलती है कि जितने भी जो सरकारी काम होते हैं, जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के नाम से नहीं होती है। दूसरा, अगर विधायी शक्तियों की बात करें तो संसद को आहूत करना, मतलब जो संसद है उसको भंग करना, उसको खत्म करना। खत्म करने का मतलब है जो संसद के अंदर जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त करने। इसके अलावा सत्र वसन करना, मतलब संसद को बुलाना या फिर विधेयक को स्वीकृति देना, ये विधायी शक्ति है मतलब राष्ट्रपति के पास। अगर आपातकालीन शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्य स्तर पे आपातकाल को लागू किया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और अनुच्छेद 360 जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल को ही कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल,
जो 3 आपातकाल होते हैं इनको लागू करने की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसके अलावा सलाहकार की भूमिका, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति की हमने ये कुछ प्रमुख शक्तियां देखी है। अगर हम विशेष स्थिति में इनकी विवेक की बात करें कि क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो पावर से वो लिमिट है, मतलब ये अपने पावर का मतलब हालांकि थोड़े बहुत पावर जो दिया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब जो क्या है वो अपने मन से चीजें नहीं कर सकते, उनको मंत्रिपरिषद से उनको सलाह वगैरह भी लेना पड़ता है। तो हालांकि कुछ शक्ति मतलब कुछ विवेक के आधार पर ये अपने आप ही मत रख सकते हैं जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है उनके सामने। जैसे देखो, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, मतलब जो मंत्रिपरिषद कहता है वो राष्ट्रपति को करना पड़ता है। ठीक, वो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर राष्ट्रपति जो है एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है, जैसे मान लेते हैं जो मंत्रिपरिषद ने कोई एक विधेयक जो है संसद में पास कर दिया, अब संसद में जो विधेयक पास होता है उस पर कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति जैसे संसद से पास हो गया कोई बिल, अब वो राष्ट्रपति के पास गया, अगर राष्ट्रपति ने क्या किया उसको पुनर्विचार के लिए वापस से मंत्रिपरिषद को भेज दिया, तो ये मतलब ऐसा कर सकता है, जो राष्ट्रपति हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि उनको पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद का भेज सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते मंत्रिपरिषद ने दोबारा से पुनर्विचार करने का तो वही सलाह दोबारा भेजा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मतलब राष्ट्रपति का वापस से उसको पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकता, उनको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो इस आधार पर क्या है, राष्ट्रपति के कुछ पावर्स हैं लेकिन उन पे भी बहुत ज्यादा लिमिट लगा दी गई है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति की विशेषाधिकार की बात करें तो संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति उसको मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करना होता है। लेकिन 3 प्रमुख स्थितियां जो हैं उसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। पहला, पुनर्विचार का अधिकार, जो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई एक विधेयक है या कोई एक बिल है वो पास हो गया संसद से, गया राष्ट्रपति के पास, अगर राष्ट्रपति के पास क्या पुनर्विचार का अधिकार है जिसके द्वारा क्या कर सकता है वो, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई जो पॉइंट है उस विधेयक में वो गलत है, वो खराब है, उस पे जो मंत्रिपरिषद है उनको वापस से विचार विमर्श करना चाहिए, तो उसमें वो क्या है वापस इनको रिटर्न कर सकता है, भेज सकता है। तो पहला तो पावर होता है पुनर्विचार का अधिकार, भेज सकता है। देखो, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि जो मंत्रिपरिषद इसे दोबारा पारित कर दे, वापस वही चीजें भेज दे, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। तो पहला तो एक ये इनके पास पावर होता है विशेषाधिकार। दूसरा होता है पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है कि जो संसद है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है। जैसा अभी हमने पढ़ा, कोई एक विधेयक है वो संसद से पास हो गया, अभी जाएगा राष्ट्रपति के पास, जब तक राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर नहीं करता तब तक कानून नहीं बनता। अब अगर मान लेते हैं कोई विधेयक पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, अब राष्ट्रपति ने क्या किया उसको, क्योंकि राष्ट्रपति उसको ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में आपको उस पर सिग्नेचर करना, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अगर राष्ट्रपति को लगता है ठीक है हमें मतलब इसको हमें बाद में भी देखना चाहिए, तो उसको जब चाहे जितने मर्जी चाहे अपने पास रख सकता है, क्योंकि जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो कानून पास नहीं होगा। और राष्ट्रपति को इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ये मतलब पॉकेट में रख, जो पॉकेट है उसमें रख के भूल जाओ, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर ही मत करो। तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति को की साइन करना ही करना है, अब वो कब करता है वो उसकी मर्जी होती है। ठीक है, तो देखो कोई समय सीमा तय नहीं होता है। राष्ट्रपति विधेयक को बिना किसी निर्णय के अनिश्चित काल तक, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रोक सकता है। ठीक है, जैसा कि एक बार हुआ था कि 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने, जो मतलब उस समय ज्ञानी जेल सिंह थे वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक को अपने पास रख लिया, उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये पॉकेट वीटो का एक अधिकार होता है। तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, जब चुनाव के बाद जैसे इलेक्शन हो गया और किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, सारी पार्टियों को किसी को भी बहुमत नहीं मिला, अगर मान लेते पार्टियां 3-3, 4-4 पार्टियां मिलकर भी गठबंधन करके भी सरकार बनाती तो भी बहुमत नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में होता क्या है कि राष्ट्रपति के पास मतलब राष्ट्रपति अपना विवेक यूज कर सकता है, मतलब अपने आप से वो तय कर सकता है कि किस नेता को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ठीक है, जो बहुमत साबित कर सके, मतलब राष्ट्रपति अपने अनुसार, अगर मान लेते हैं किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति अपने मन से किसी व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति आने वाले टाइम में अपना बहुमत सिद्ध कर देगा, मतलब बाकी पार्टियों के साथ मिलजुल के वो बहुमत बना लेगा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में
राष्ट्रपति का योगदान देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति का कुछ विशेष अधिकार देखने को मिला है, जिसमें हमने पुनर्विचार देखा, पॉकेट वीटो देखा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखा। आगे है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पढ़ लेते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका। ठीक है, मतलब काम क्या करता है प्रधानमंत्री। तो पहला, सरकार का वास्तविक प्रमुख, जो सारी जो शक्तियां वो प्रधानमंत्री की ही अंदर है। तो प्रधानमंत्री भारत सरकार का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पद है। इसके अलावा बहुमत दल का नेता, जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का गठबंधन का नेता होता है। मतलब लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है या फिर जिस गठबंधन वाली सरकार को बहुमत मिलता है, उसका जो प्रमुख होता है वो मतलब प्रधानमंत्री ही होता है। जैसे वर्तमान में देश के अंदर बीजेपी है, तो बीजेपी के जो प्रमुख नेता है नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री हैं। तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका जो प्रमुख होता है वो नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री वाला पद एक ब्रिज का काम करता है, वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का एक मुख्य माध्यम है। इसके अलावा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को चुनता है, लेकिन जब एक बार प्रधानमंत्री का इलेक्शन मतलब प्रधानमंत्री जो शपथ ले लेते हैं, तो प्रधानमंत्री लिस्ट देते हैं राष्ट्रपति को कि मुझे अपने कैबिनेट में ये मंत्री चाहिए, तो राष्ट्रपति तब जाके इन मंत्रियों को शपथ दिलाता है। तो इस तरीके से मंत्रियों के चयन में भी राष्ट्रपति मतलब जो प्रधानमंत्री, इनकी एक मुख्य भूमिका देखने को मिलती है। इसके अलावा सदन का नेता, वह संसद में सरकार की नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो हमने प्रधानमंत्री कार्य में देखा। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद कार्य में एवं आकार। ठीक है, अब बात करते हैं, उसमें बात करेंगे हम 91 जो हमारा 91 संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन, इसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो मंत्री होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, मतलब कैबिनेट मंत्री होते हैं जो प्रमुख विभाग होते हैं उनके प्रमुख में आते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे रेल हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, तो रेल मंत्रालय के जो प्रमुख होगा, एक मतलब नेता बनेगा जो कैबिनेट में जाएगा। तो जो नेता होगा वो मतलब उस कैबिनेट के अंदर आएगा। तो कैबिनेट जो होता है ना, एक विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे शिक्षा हो गया, तो शिक्षा में प्रहलाद जोशी वर्तमान में है। तो इस आधार पे क्या है, अब अगर उनको देखें तो वो शिक्षा मंत्री हैं। अभी मतलब इससे पहले जो थे वो थे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, जिनका भी इस्तीफा हो गया। तो इस तरीके से जो मतलब किसी एक विभाग का जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट में बैठता है। सबसे जो पावरफुल होता है वो कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर तीसरे स्तर पर आते हैं उप मंत्री। तो ये मंत्रियों के प्रकार हैं। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो पूरे मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व होता है वो लोकसभा के विश्वास पर टिका होता है। यदि लोकसभा में अविश्वास पारित हो जाए तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अगर लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक सरकार बन गई, अब अगर मान लेते हैं कभी किसी विपक्ष को लगा कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, वो बहुमत साबित नहीं कर सकती, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाती है, वापस फिर वोटिंग होती है, फिर सरकार को दिखाना पड़ता है कि नहीं हमारे पास बहुमत है। अगर उस वोटिंग में सरकार नहीं दिखा पाती है कि उसके पास बहुमत है, तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तो होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं 91वां जो संविधान संशोधन था जो 2003 में हुआ था। इसके तहत ये था कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। अब होता क्या था, 2003 से पहले ये होता था कि जैसे प्रधानमंत्री बन गए, पीएम बन गए, अब पीएम ने मान लेते 4-5 पार्टियों से गठबंधन करके सरकार बनाया था। तब ऐसे में क्या होता था, जो पीएम होता था, अब जैसे बताया जो कैबिनेट मंत्री होता है, तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं पहले इनकी जो संख्या होती थी अनलिमिटेड होती थी। तो पीएम को क्या है, मतलब एक ही मंत्रालय में 2-2, 3-3, 4-4 मंत्री देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो मंत्री परिषद होते थे इनका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि हर किसी को मंत्री बनने की चाहत होती है। तो हर पार्टी का सदस्य चाहेगा कि उनका ज्यादा जो नेता है उनके पार्टी से जो मंत्री बने। तो इस तरीके से जो मंत्री परिषद है उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन फिर 91 संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये कहा गया कि अब से क्या होगा कि जितनी भी जो टोटल सीटें हैं, कि जैसे 543 सीटें हैं, तो 543 का 15% से ज्यादा जो सदस्य हैं वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दी गई, जो कि 15% ला दिया गया। ठीक है, 15% लगभग 80-81 होते हैं, मतलब इससे ज्यादा मंत्री परिषद इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो वर्तमान में जो मंत्री परिषद है उसमें लगभग 71-72 वर्तमान में मंत्री हैं, तो 81-82 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। लेकिन 2003 से पहले इससे भी ज्यादा मंत्रियां मतलब मंत्री परिषद में मंत्री होते थे। तो कहीं ना कहीं उन चीजों का दुरुपयोग होता था। आगे देखते हैं, अगला है
स्थायी कार्यपालिका, अभी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में सारी जो राजनीतिक जो पोस्ट वगैरह वो सब आ जाती हैं, क्योंकि ये लोग चेंज होते रहते हैं। लेकिन स्थायी कार्यपालिका बिल्कुल उल्टा है, ये वो लोग होते हैं जिनको जनता नहीं चुनते, ये लोग एग्जाम दे के आए होते हैं, ये कंपटीशन करके एग्जाम दे के आए होते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। सरकार किसकी भी रहे, प्रधानमंत्री कोई भी बने, पार्टी कोई भी आए, इनको अपनी जॉब से जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते तब तक ये लोग हटते नहीं है, ठीक है, ये लोग स्थायी रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्थायी कार्यपालिका, ठीक है, इन्हें कहते हैं नौकरशाही भी। तो देखो, शासन चलाने के लिए केवल मंत्री की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कुशल और दक्ष प्रशासनिक अधिकारी स्थायी मत इनकी भी जरूरत होती है। और जो ये होते हैं ये स्थायी संस्था होती है, इसे ही नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट कहा गया या सिविल सेवक कहा गया है। अगर इनकी विशेषता या सिद्धांत की बात करें तो इनको निष्पक्षता, मतलब इनके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए। मतलब सरकार किसी भी क्या है, पार्टी कोई भी रहे, मंत्री कोई भी रहे, ये अपने काम के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। यह कभी भी किसी भी पार्टी को लेकर या राजनीतिक विचारधारा को लेकर पक्षपात ना करे। देखो, जो सिविल सेवक होते हैं वो मतलब सिविल सेवकों को किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हुए बिना तटस्थ होकर नीति लागू करनी होती है। ये मतलब उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक विचारधारा को लेके या किसी एक पार्टी की विचारधारा को लेके आप नीतियां बनाओगे। आपका काम है कि आप ऐसी नीतियों को लागू करो जो जन सामान्य को, जो सब पे एक समान लागू हो, सबके लिए लाभदायक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक विशेष धर्म या जाति के लिए चीजें लागू हों। इसके अलावा दक्ष एवं विशेषज्ञ होते हैं जो यहाँ पे जो बैठे होते हैं, जो भी मतलब यहाँ पे जो भी नौकर साहब बैठे होते हैं, आईएएस आईपीएस, ये मतलब बहुत ज़्यादा ये एफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये पेशेवर और प्रशिक्षित अधिकारी होते हैं जो कि नीतियों का निर्माण करते और क्रियान्वयन करते हैं। क्योंकि हमारे जो नेता होते हैं वो तो केवल बिल लाते हैं, पास करवाते हैं। जो मुख्य दिमाग होता है, जो प्रमुख नीतियाँ होती हैं, अच्छी अच्छी नीतियाँ होती है, वो बनाने वाले तो आईएएस आईपीएस ही होते हैं। इसके अलावा स्थायित्व की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे स्थायित्व, स्थायी कार्यपालिका में स्थायित्व देखने को मिलता है। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जो होता है ये चुनाव बदलती रहती है, ठीक है, परंतु जो स्थायी कार्यपालिका होता है वो अपना निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। अगर हम भारतीय जो सिविल सेवा है, अगर इनका हम वर्गीकरण की बात करें, भारत के अंदर जो सिविल सेवाएं हैं और उनके वर्गीकरण की बात करें तो 3 तरह के यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला, अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब वो सर्विस जो कि ऑल इंडिया स्तर पे होती हैं, ठीक है, जैसे आईएएस और आईपीएस। लेकिन जो आईएएस आईपीएस होते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा चयनित होते हैं, परंतु राज्य में भी काम करते हैं ये लोग। मतलब जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, ये पूरे देश के लिए होते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी सेवाएं राज्य सरकार के भी देखने को, मतलब राज्य सरकार में भी ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं। अब जैसे एक आईएएस हो गया, तो आईएएस मान लेते हैं वो जो आईएएस है वो एक पूरे जिले का मालिक होता है, ठीक है। तो अब किसी ना किसी, जैसे मान लेते हैं यूपी का ही कोई जिला होगा, उसका एक आईएएस होगा, तो वो वैसे तो इसकी भर्ती तो केंद्र सरकार ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इनकी ये जो सेवाएं हैं वो केंद्र सरकार में भी दे सकते हैं और राज्य सरकार में भी दे सकते हैं। दूसरा है केंद्र सेवाएं, सेंट्रल सर्विस। ये ऐसी सेवाएं होती हैं जो केवल केंद्र सरकार के लिए ही होती हैं, ये राज्य सरकार में ये सेवाएं नहीं दे सकते। जैसे आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा, आईआरएस, भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है। तो ये केवल केंद्र के लिए ही काम करते हैं, राज्य के लिए काम नहीं करते। तीसरा है राज्य सेवा, स्टेट सर्विस, ये केवल स्टेट के लिए ही काम करते हैं। जैसे बिक्री कर अधिकारी, राज्य पुलिस अपने स्टेट के लिए ही काम करते हैं। तो जो सिविल सेवा है वो 3 स्तर पे या फिर 3 प्रकार देखने को मिल रहे हैं। अखिल भारतीय जो कि पूरे ऑल इंडिया में देखने को मिलता है, ये केंद्र के लिए भी काम करते हैं, राज्य के लिए भी काम करते हैं। जो केंद्र सेवा है, जो सेंट्रल सर्विस है, ये केवल केंद्र के लिए ही है, जिसमें आईएफएस और आईआरएस आते हैं। और तीसरा राज्य सेवा जो केवल एक विशेष राज्य के लिए ही है। आगे जो देखो, यूपीएससी जो है जिसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, निष्पक्ष चयन के लिए स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान में एक ही संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका विशेष रूप से वर्णन है यूपीएससी का, जो अखिल भारतीय मतलब पूरे देश के अंदर केंद्र सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर वो ये कंप्लीट हुआ और मैंने पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट नोट्स के रूप में कंप्लीट करा दिया। आप जब इन वीडियोस को देखा करो तो इनके नोट्स जरूर बना लिया करो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आप इसको आसानी से रिवीजन भी कर पाओगे। मैंने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा दिया है और इसके नोट्स मैंने इस तरीके से बना के आपको समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।